AP24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। देश के प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी को अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 9 नवंबर यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। इसके साथ साथ 128 करोड़ की लागत से शहर में 3000 एडवांस सर्विलेंस कैमरे का भी शिलान्यास हुआ। वाराणसी के सभी वार्डों के पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों ही किया गया। प्रधानमंत्री ने 114 करोड़ रुपए की 33 योजनाओं की सौगात काशीवासियों को दी। पुनर्विकास परियोजनाओं में हाथों बेनिया बाग के प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग, खिड़कियां घाट समेत का लोकार्पण किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के हिस्से में अब समुद्री क्षेत्र को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन कोशिशों को सफल बनाने के लिए एक बड़ा कदम लिया जाएगा। जहाजरानी मंत्रालय का दायरा बढ़ाते हुए इसका नाम बंदरगाह रानी और जलमार्ग मंत्रालय रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम में स्पष्टता लाने से काम में भी स्पष्टता आएगी। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के सूरत से हजीरा के भावनगर के घोघा के बीच रोपैक्स फेरी की सेवाओं का उद्घाटन किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और गुजरात दोनों ही क्षेत्रों में लोगों का बरसों का सपना पूरा हो रहा है। इन सेवाओं के शुरू होने से पैसों की बचत के साथ साथ सड़कों में ट्रैफिक और प्रदूषण का स्तर भी कम हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री ने DRDO में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन किया। इस मॉडल को राष्ट्र की प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस सैटेलाइट का 2019 में मिशन शक्ति के तहत सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस परीक्षण के बाद अमेरिका और रूस जैसे देशों के क्लबों में इन मिसाइल को शामिल किया गया है। इस मिसाइल ने भारत को बहुत उपलब्धियां हासिल कराई हैं। इस मिसाइल के तहत अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक भारत को हासिल हो गई है। इससे पहले ये तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही मौजूद थी। एंटी सैटेलाइट के मिसाइल के डिजाइन को रक्षा मंत्री ने आज पेश किया। ये मिसाइल भारत के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आज यानी 9 नवंबर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेस वे पर अधिक धुआं होने के कारण आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यमुना एक्सप्रेस वे पर अधिक प्रदूषण को इस टकराव की वजह माना जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को रास्ते से हटाकर यातायात को फिर से शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के अभी भी पीपुल अलायंस का हिस्सा होने का दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया। फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को विकास परिषद के चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ने की बात कही। आगे फारूक ने कहा कि इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी नेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भीम सिंह को पैंथर्स पार्टी के मुख्य संरक्षण के पद से हटाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बिहार में चुनाव के नतीजे आने से पहले फारूक ने कहा कि नतीजों और पूर्वानुमान में फर्क होता है और मेरी प्रार्थना है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए अधिक से अधिक यात्री आएं, जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फायदा हो। पंजाब में कृषि कानून के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के कारण रेल यातायात को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पंजाब में अब रेल सेवा शुरू हो गई है और मालगाड़ियां चलने लगी हैं, क्योंकि किसान रेलवे ट्रैक से तो हट गए हैं लेकिन इसके नज़दीक ही धरना दे रहे हैं। सरकार के दावों के अनुसार सभी रेलवे ट्रैक खाली हैं, लेकिन 15 जिलों में 22 जगह पर रेलवे स्टेशन से 50 से 500 मीटर की दूरी पर कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान अमृतसर, लुधियाना, रूपनगर, गुरदासपुर, पटियाला, मोगा, संगरूर, फरीदाकोट, बरनाला, फतेहगढ़, फिरोजपुर, फजीलका, भटिंडा और मानसा रेलवे स्टेशनों पर 50 से 100 मीटर की दूरी पर अभी भी डटे हुए हैं। किसान अमृतसर, लुधियाना, रूपनगर, गुरदास, पटियाला, मोगा, संगरूर, फरीदकोट, बरनाला, फतेहगढ़, फिरोजपुर, भटिंडा और मानसा रेलवे स्टेशनों पर 50 से 500 मीटर की दूरी पर अभी भी डटे हुए हैं। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों के अनुसार 112वीं बटालियन के जवानों ने बॉर्डर आउटपोस्ट हकीमपुर, तरली और बिथारी के इलाके से गिरफ्तार किया। बांग्लादेशी नागरिकों के अनुसार वो अपनी आजीविका के लिए काम की तलाश में पहले भी भारत की सीमा में घुस चुके हैं।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम आदि क्षेत्रों में AQI 450 के ऊपर दर्ज किया गया। अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट जैसी इमारतें लोगों को कुछ दूरी से दिखाई ही नहीं दी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गंभीर श्रेणी में जाने की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा और भी गहरा गया है। दिल्ली में 35 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में 31 में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए प्रशासन की सारी कोशिशें असफल होती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दिल्ली में एनसीआर के नागरिकों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो रही हैं। अफगानिस्तान में रविवार को 3 हमले हुए, जिसमें काला-ए-नाव शहर में, दूसरा सुरक्षा चौकी के पास कार में, तो वहीं तीसरा गजनी शहर में नवा आदब इलाके में रिहायशी मकानों के पास 3 मोर्टार दागे गए। पहले हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, तो वहीं दूसरे हमलों में कई लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है और तीसरे में 8 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता वाहिद उल्लाह जुमा ने कहा कि हमलों में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इससे पहले काबुल के फूल-ए-खोस इलाके में भीषण धमाका हुआ था। इस धमाके में कई लोगों की जान चली गई थी। कल का IPL का क्वालिफायर का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रहा। हैदराबाद की टीम को हराकर दिल्ली ने पहली बार IPL में प्रवेश किया। दिल्ली कैपिटल्स के जबरदस्त बल्लेबाज शिखर धवन ने 78 रन बनाए, तो वहीं स्टोनिस 38 और हेतमायर ने नाबाद 42 रन की पारी खेली। रन की पारी खेल के दिल्ली की टीम का मजबूत 189 रन का लक्ष्य खड़ा किया। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम के केन विलियमसन ने 67 रन और अब्दुल समद ने 33 रन के बीच 57 रनों की अहम साझेदारी खेली। दिल्ली के ताबड़तोड़ गेंदबाज रबाडा ने 29 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, तो वहीं स्टोनिस ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए। इतनी जबरदस्त गेंदबाजी का सामना करते हुए हैदराबाद की टीम सिर्फ 172 रन ही बना पाई और 17 रनों से मैच को गंवा दिया। इसके साथ ही दिल्ली की टीम इतिहास में पहली बार फाइनल्स में पहुंच गई है। अब फाइनल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 10 नवंबर को खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AP24 न्यूज, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।